नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश भी होंगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी एग्जाम और मिडाइवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में उसके जो स्रोत हैं वहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ और एआरओ हो। यह टॉपिक उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो आरंभिक सेक्शन है इसके स्रोत की बात करेंगे। कौन कौन सी पुस्तकें मध्यकालीन भारत के इतिहास और की जानकारी देती हैं, और इस सेक्शन में हमने सल्तनत काल की पुस्तकों को शामिल किया है। उठाइए कलम और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। इस सेक्शन में हम 712 ईस्वी से लेकर 1206 तक इतिहास जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको मैंने कवर किया है। यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के आपका मोहम्मद गौरी की मृत्यु तक एक बड़ा सा लेक्चर है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मेरे ग्रुप में आप से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, सबसे बात कर लें कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, और विशेष करके हम सल्तनत काल की बारे हम बात कर रहे हैं। किसकी बच्चों? सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। और इसमें इसकी जानकारी देने वाली कौन कौन सी पुस्तक हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहली पुस्तक है चचनामा, और चचनामा का जो लेखक है वो तो अज्ञात है ना, वो अज्ञात है। ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में लिखी गई बच्चों? ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अरबों का सिंध पर आक्रमण, ये जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अगली कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी हुई किताब है, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। और भारत के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, त्योहार, कल्चर है ना, गणित, चिकित्सा, पुराण, यहाँ का जो साहित्य है उसकी बृहद जानकारी ये अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में देता है। इसे मध्यकालीन भारत के इतिहास जानने का दर्पण भी कहा जाता है। तो यहां देखें, सचाऊ ने क्या किया था, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था, अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से। ये पुस्तक पूछी हुई जा सकती है। हिंदी में इसका जो अनुवाद किया था वो रजनीकांत शर्मा ने किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी क्या था? पहला मुस्लिम था। क्या था बच्चों? पहला मुस्लिम था। पुराणों का अध्ययन करने वाला, संस्कृत के अध्ययन करके उन्हें अरबी भाषा में और मुस्लिम जगत में प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अलबरूनी को ही दिया जाता है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह उसका इतिहासकार भी था। ठीक है, अलबरूनी ने यहां पर होली, दीपावली है ना का उल्लेख किया है। सूत्रों की सबसे लंबी सूची इसने प्रदान की है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान, भूगोल का तो बहुत बृहद चर्चा अपनी इस पुस्तक में की है। यह 8 प्रकार के चंडालों का भी उल्लेख करता है। तीसरी पुस्तक है ताजुल मासिर। ये हसन निजामी की पुस्तक है। किसकी? हसन निजामी की है। मैं पूरा है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी इनका पूरा नाम है, लेकिन एग्जाम में आपका हसन निजामी लिखे ही आता है। यह ऐबक का दरबारी था। अरबी भाषा का यह ग्रंथ है। अरबी और फारसी ये मिश्रित ग्रंथ है, ध्यान रखना। इसमें फारसी शब्दावली भी प्रयोग की गई है। काव्य और गद्य, ये जो काव्य है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये ऐसी पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी और मध्य एशिया से अलग करती है। तो ध्यान, ताजुल मासिर और हसन निजामी ये आपको याद होना चाहिए। अब तबकाते नासरी की हम बात करें बच्चों, तो तबकाते जो नासरी है ये मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय और तुर्की जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे हुई इसकी जानकारी ये हमें प्राप्त कराती है। साथ ही
ये 25 अमीरों का उल्लेख करते हैं, यानी इस पुस्तक में 25 अमीरों की जीवनियां भी लिखी हुई है। साथ ही इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के समय ये चूंकि उसमें साथ था, और जो रजिया है ना, रजिया को जो उत्तराधिकारी बनाया था तो ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने बनाया था। और चांदी का जो टंका था ना, कौन सा चांदी का जो टंका था, उस पर उस रजिया का चित्र भी बनवाया था, और इस बात की जानकारी तबकाते नासरी से हमको प्राप्त होती है। नसरुद्दीन महमूद को इसने दुनिया का आदर्श सुल्तान कहा है। क्या कहा है? दुनिया का आदर्श सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को कहा है। किसने? मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, ये चीज नोट करते रहिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से ले सकते हैं। और पूरा नोट्स चाहिए तो फिर वो लिंक दे रखी है, वहां से आप कोर्स ज्वाइन करके वहां से नोट्स टेस्ट दोनों ले सकते हैं, लाइव क्लास भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो तबकाते नासरी किसकी थी? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। आगे बात करें शॉर्ट में अन्य ग्रंथों को अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसे कूट मिलान करने के लिए प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहानारी या तारीख बरामिका, ठीक है, और हसतनामा, यानी तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहादारी और तारीख बरामिका। बरामिका एक बौद्ध भिक्षु थे और इन्हें खलीफा बगदाद ले गए, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री या प्रधान सलाहकार बनाया था। ये बौद्धिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। और बहुत से बौद्धों ने वहां जाकर के जब इस्लाम ग्रहण किया, तो आप देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, यानी इस्लाम के पूरे इतिहास में, बगदाद के इतिहास में आपको अचानक देखेंगे भूगोलवेत्ता दिखाई देंगे, चिकित्सक दिखाई दे देंगे। तो वही 300 साल तक की जो पीढ़ी थी बौद्धों की, जो बाद में कन्वर्ट हुई इस्लाम में, है ना, तो वहां ये बौद्धिकता झलकती है वो, तो उसमें बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें तारीख बरामिका ये जानकारी हमें देती है। ठीक है, और इन तीनों के जो लेखक हैं वो हैं जियाउद्दीन बर्नी। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, खास करके तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी को लेकर के। तारीख फिरोज शाही एक पुस्तक शम्स सिराज अफीफ की भी है। सीरत फिरोज शाही की बात करें, इसका लेखक अज्ञात है। फुतुवात फिरोज शाही की हम बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक की ये पुस्तक है। किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की ये पुस्तक है, और ये उसकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ये नोट करते रहिए, बहुत तेजी से मैं चल रहा हूं। फुतू उस सलातीन जो पुस्तक है वो मलिक इसामी की है। ठीक है, किसकी है? फुतू उस सलातीन किसकी है? मलिक इसामी की है, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी है। कामिल उत तवारी की बात करें तो ये शेख अब्दुल हसन की पुस्तक है। कभी कभी ध्यान रखना, इब्नुल असीर करके भी लिख करके आ जाता है। जब हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ करता था यूपीएससी में, तो एक नाम में इब्नुल असीर भी लिखा हुआ था एक बार प्रश्न में। तारीख सिंध या तारीख मासूमी, ये चचनामा जो पुस्तक है उसको आधार मान करके लिखी गई है, लेकिन ये 16वीं सदी की पुस्तक है, अकबर के समय लिखी गई है, लेकिन ये सल्तनत काल की भी जानकारी प्रदान करती है। और इसके जो लेखक हैं मीर मोहम्मद मासूम है। और तारीख यामिनी है, जिसे हम किताबुल यामिनी भी कहते हैं। यामिनी वंश अर्थात महमूद गजनवी के दरबार और उसकी राजनीति के बारे में ये किताब लिखी गई है, तारीख यामिनी, और इसके लेखक हैं उतबी। ये शाही इतिहासकार था महमूद गजनवी का। किसका था? शाही इतिहासकार था। और किसका था ये? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो उसके दरबार में फिरदौसी था जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी, अलवर्नी था जिसने तहकीक हिंद लिखी, और उतबी ने क्या लिखी? तारीख यामिनी। तारीख मुबारक शाही की बात करें तो याहिया बिन अहमद सर इंदी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। रहला की बात करें, रहला इब्न बतूता की पुस्तक है, और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत में आया था। 1333 में आया था। दिल्ली का ये काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसे चीन में भी राजदूत बना करके भेजा गया था, ये तभी वहां से वो लौट आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और रहला जब उसने पुस्तक लिखी, क्योंकि यह पुस्तक उसने भारत के बारे में लिखी है, लेकिन लिखी कहां पर? मोरक्को में, यानी अपने गृह नगर में लिखी है। इसलिए यह पुस्तक जो है, यह माना जाता है कि यह पुस्तक लिखते समय किसी शाही या दरबारी दबाव उसके ऊपर नहीं था।
इसलिए निरपेक्ष रूप से, यानी दरबार और व्यक्तिगत जो दबाव जो होता है राजा का, शासक का, अमीरों का, उसके बिना उनके दबाव के ये पुस्तक लिखी गई है और इसकी झलक इस पुस्तक में दिखाई भी देती है। अब है मलफूजात ए तैमूरी। मलफूजात ए तैमूरी है, ये अमीर तैमूर की ये पुस्तक है। किसकी है बच्चों? अमीर तैमूर की ये पुस्तक है। अब है मुखजान ए अफगानी। कौन सी? मुखजान ए अफगानी है, ये नियामत उल्लाह की ये पुस्तक है। अदाबुल हर्ब व सुजाअत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, और ये फक्र ए मुदब्बिर की ये पुस्तक है। किसकी? फक्र ए मुदब्बिर की ये पुस्तक है, और ये इल्तुतमिश को समर्पित की गई है, और इल्तुतमिश के दरबार में ये थे भी। इंसाए मेहरू के जो लेखक हैं वो ऐनुल मुल्क है। रियाजुल इंसा जो पुस्तक है वो वजीर महमूद गवाह की ये पुस्तक है। तारीख ए रसीदी जो पुस्तक है वो मिर्जा हैदर की पुस्तक है। जबकि रियाज ए सलातीन जो है गुलाम हुसैन सलीम की पुस्तक है। जबकि तारीख ए गुजरात जो पुस्तक है वो अबू तुर बवली की ये पुस्तक है। ठीक है, इस तरह से आपने ये किताबें पढ़ी जो कि सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी देती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है और वो है अमीर खुसरो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुस्तक आए और अमीर खुसरो का जिक्र ना हो। इन्हें तोताई हिंद कहा जाता है, और इन्होंने अपने आप को फारसी में तूतिये हिंद कहा। यह प्रश्न आ गया था कि इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, तो इन्होंने कहा तूतिये हिंद कहा था। ठीक है, यह फारसी में है, और हिंदी में से बोलते हैं तोताए हिंद। तोताए हिंद मतलब ये, ठीक है। इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निजामुद्दीन ने इन्हें तुर्कुल्ला की उपाधि दी थी। जानना, ये प्रथम मुस्लिम है जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुल करके प्रयोग किया है। ढोलक, तबला, सितार, मुकरी, पहेली, तराने के ये जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हें जो अमीर है, अमीर की जो उपाधि है वो जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। किसने? अमीर की उपाधि इन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, और दरबार में इन्हें शामिल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कई बार प्रश्न पूछा है कि अमीर की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी, तो यह है जलालुद्दीन खिलजी। और अगर ये पूछा जाए कि इन्हें दरबार में किसने शामिल किया, तो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनकी पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख पुस्तकें, और इस बार ये प्रश्न पूछी पुस्तकें आई हुई थी। इसमें किरैन उस सदायन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आसिका, नूह सिपहर या सिपिर, तुगरक नामा और एजाज खुसरावी। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया। अब भारत में मुसलमानों का आक्रमण, और आरंभिक रूप से अगर देखा जाए बच्चों, तो सिंध पर जो सबसे पहले भारत में, हालांकि मैंने इसके सेपरेट वीडियो बना दिया है आपको, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हमारा प्यारा सा भारत है, और ये जो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये जो सिंध है। ठीक है, तो पहले जो अरब जो लोग थे वो व्यापार करते रहते थे अरब महासागर, जो अरब सागर है इसके द्वारा, और ये पश्चिमी तट पर आकर के रहे हैं, है ना। जो केरल वाला मालाबार तट है, ये अरबों का बहुत पहले से स्थान रहा है, यहाँ पर भी लोग आते रहे हैं। तो इसके जो अरबों की जो सिंध विजय है, तो इसकी जो जानकारी देती है पुस्तक वो है आपकी चचनामा। ये अरबी भाषा में लिखी गई है, लेखक अज्ञात है। फारसी में इसका अनुवाद अबू बकर कूफी ने नसुद्दीन कुवाचा के समय ये किया था। और ये क्या जानकारी देती है? ये अरबों का सिंध के आक्रमण की जानकारी देती है। पश्चिम से भारत के आने वाले 2 मार्ग प्रचलित थे, एक थे जलमार्ग और 3 थे स्थल मार्ग। यानी एक जलमार्ग से और स्थल मार्ग से आते थे, 2 मार्ग थे। एक जलमार्ग कौन था? तो वो था अरब सागर, ये वाला आप देख रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां उतरते हैं, और ये फारस की खाड़ी है, और यहां से श्रीलंका जा रहे हैं। तो श्रीलंका और भारत के साथ में, पूर्वी तट के साथ में इनका व्यापार था। ठीक है, तो ये खैबर दर्रे से आते थे, बोलन दर्रे से आते थे, मकरान तट के किनारे आते थे। ये स्थल के मार्ग थे। मतलब ऊपर है खैबर दर्रा, ये खैबर दर्रा है, फिर है बोलन दर्रा, ठीक है, और नीचे नीचे ये मकरान तट है। ये स्थल थे। हुआ क्या, जो खलीफा थे, है ना,
उनका कुछ सामान जा रहा था, मैं दोबारा बना देता हूं ताकि किचपिच ना हो। ठीक है, तो यहां से श्रीलंका से इनका सामान जा रहा था और जहाजों ने जो पड़ाव डाला था वो सिंध पे डाला था। कहां पर? सिंध पर। और सिंध का जो तब शासक था वो था दाहिर। कौन सा था? दाहिर था, हिंदू शासक था, ब्राह्मण शासक था। और यहां पर इनका जो तोहफा था जो श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए भेजा था वो यहां पर लुटेरों ने लूट लिया। ये जब अरब के खलीफा ने कहा कि भाई देखो ये वापस लौटाइए, ठीक है, कोई अच्छा सा रिप्लाई नहीं मिला तो उन्होंने इस पर आक्रमण किया था। हालांकि इससे पहले भी भारत पर मुसलमानों के आक्रमण स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो विजय नहीं थे, एक तरह से वो लूट के हिसाब से ये छोटे मोटे आक्रमण थे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, और लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के उसकी लिंक्स को आप देख करके यूट्यूब पर वीडियो को देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अरबों की विजय के बारे में बात कर रहा था, तो यहां से हुआ लड़ाई हुई और यहां पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण ये करता है। और ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये चचनामा से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखें यहां अरबों के आक्रमण के कारण, है ना, तो तो अरबों के आक्रमण अभी मैंने बताया था, तो इसे थोड़ा नोट्स के रूम में भी समझ लेते हैं। खलीफा वलीद और इराकी गवर्नर हज्जाज के तोहफे और भेंट वाले जहाज को देवल बंदरगाह पर, जो सिंध में बंदरगाह था, वहां पर लूट लिया गया था। ये मेन कारण था, तत्कालिक कारण ये था। तत्कालीन सिंध का शासक था वो दाहिर था। सिंध की तत्कालीन लुटेरी जातियां कौन कौन थी? तो भेड़, तनकामर, कुर्क और संगार। ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जातियां थी जिन्होंने सिंध में लूट मार कर रखी थी या तटवर्ती इलाकों पर लूट करते थे। कौन कौन सी है? भेड़ है, तनकामर है, कुर्क है और संगार है। ठीक है, मीर कासिम ने आक्रमण किया 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला मुस्लिम है जिसने सफल आक्रमण किया है, ध्यान, जिसने सफलता प्राप्त की है। इससे पहले जो आक्रमण हुए थे वो असफल हुए थे। यह मकरान तट के रास्ते सिंध पर आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। और इसने वहां पर जाट और मेर जो थे, जो सिंध में रहते थे, इन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। रावण के युद्ध में दाहिर बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। बाद में उसका लड़का भी पराजित हुआ जिसका नाम था जय सिंह। और जय सिंह ने पराजित होकर के क्या है? इस्लाम ग्रहण कर लिया था और पहला ब्राह्मण शासक जिसने इस्लाम ग्रहण किया था ज्ञात हिस्ट्री में ये हमें मिलता है जय सिंह। और ये किनका लड़का था? दाहिर का ये लड़का था। ब्राह्मणाबाद इनका एक बहुत बड़ा सिटी था और दाहिर के लड़के जय सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये इसके फैक्ट हैं। दाहिर की जो दूसरी जो विधवा थी, लाड़ो का और लाड़ी कहा जाता है, और इसकी दो कन्या थी, सूर्य देवी और परमल देवी। इनको बंदी बना करके खलीफा के पास भेज दिया गया था। अब अरब के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह बात है कि भारत में ऊंट और जो खजूर की खेती ये भारत में होने लगी और ऊंट का व्यापार में बृहद उपयोग होने लगा, है ना। खजूर की खेती और ऊंट का व्यापार में प्रयोग है, ये तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन हमने उनको बहुत कुछ दिया, यानी अरब के लोगों ने हमसे काफी कुछ सीखा। यानी स्मिथ भारत पर अरबों के आक्रमण के प्रभाव को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। ध्यान रखना, स्मिथ महोदय वो कहते हैं वो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। मुसलमान जो आए यहाँ पर बौद्धों और हिंदुओं के उच्च आचरण और सामाजिक संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, बौद्धों, हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। क्या? जिम्मी का दर्जा दिया गया था। अर्थात गैर मुस्लिम जनता जो इस्लामी शासन को स्वीकार कर लेती थी उन्हें हम क्या बोलते थे? जिम्मी है। कई बार पूछा गया है। भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला
कौन था? वो है मीर कासिम है। हिंदसा जो अंक कहते हैं, अरबी में अंक कहते हैं, और इसकी जानकारी अरबों को हमसे हुई थी। यानी हिंदसा का मूल स्थान भारत के लोगों को माना गया है अरबी साहित्य में। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीलाए दिमना नाम से हुआ। 9 बुद्ध विहार के जो बौद्ध भिक्षु थे बरामुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो खलीफा थे हारून इन्हें बगदाद ले गए और उन्हें अपना प्रधानमंत्री या प्रधान सलाहकार बनाया था। जियाउद्दीन बर्नी ने इनके ऊपर बहुत किताब लिखी हुई है बरामिका को लेकर के। इन्होंने चिकित्सा दर्शन और ज्योतिष का संस्कृत से अरबी में अनुवाद किया। खजूर की खेती और ऊंटा का प्रयोग भारतीय क्षेत्रों में आरंभ हुआ। यह मैंने आपको बता दिया था कि इस्लामी जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, केवल 2 ही सेक्शन थे। खजूर की खेती और ऊंटों का प्रयोग भारतीय क्षेत्रों में बढ़ गया था। अब इसके बाद में हम देखते हैं गजनवी वंश, जिसे हम यामनी वंश भी कहते हैं, है ना। भारत में प्रवेश करने वाले प्रथम मुस्लिम अरब थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तुर्क नहीं थे, लेकिन सत्ता स्थापित करने वाले तुर्क थे। क्या थे? भारत में प्रवेश करने वाले प्रथम मुस्लिम अरब थे और सत्ता स्थापित करने वाले क्या थे? तुर्क थे। तुर्क नवीनतम मुसलमान थे और ये धर्मांध थे, इसीलिए इन्होंने बड़ी मात्रा में धन की लूट और यहाँ के मंदिरों को लूटना, बुत परस्ती के नाम पर तबाह कर देना मंदिरों को। जो नए नए मुस्लिम थे, नए नए मुस्लिम बने थे, इसीलिए इन्होंने भारतीय क्षेत्र में जो आक्रमण किया तो काफी विनाश भी किया। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारे स्तूपास और हमारे बिहार, है ना, बौद्धों के जो बिहार थे उनको काफी नष्ट किया। यामनी वंश की बात कर रहे हैं तो अलप्तगीन की बात कर रहे हैं। ये यामनी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अलप्तगीन के बाद बैठा है इसहाक, इसहाक के बाद बैठा बलक्तगीन और बलक्तगीन के बाद बैठा पीराई। ठीक है, आपको यहां से केवल क्रम याद करना है। अलप्तगीन, इसहाक, बलक्तगीन, पीराई और सुबुक्तगीन है। ठीक है, अब तो पीराई की पहले बात कर लेते हैं। यह अलप्तगीन का गुलाम था और इसको हटाकर सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया था। सुबुक्तगीन भी यह अलप्तगीन का ही गुलाम था और इसकी उपाधि अमीर उल उमरा थी। क्या थी बच्चों? अमीर उल उमरा थी। और यह प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। क्योंकि भारत में उस वक्त जब यामनी वंश गजनी में था तो भारत में जो वंश था वो था कौन सा था? हिंदू शाही वंश था। महमूद गजनवी की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा गया है। महमूद गजनवी 998 से लेकर के 1030 तक ये जिंदा रहा है। शासन, इसका शासन काल है ये। ठीक है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तारीख है गुजीदा, पहली पुस्तक है तारीख है गुजीदा। इस पुस्तक के अनुसार इसने सुल्तान की पदवी धारण की थी और इसे दुनिया का पहला सुल्तान माना जाता है, कहा जाता है। यानी सुल्तान की पदवी धारण करने वाला या विश्व का पहला सुल्तान इस्लामी इतिहास में वो है महमूद गजनवी। ठीक है, ये प्रथम शासक था। बगदाद के खलीफा ने इसे यामीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? अमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत की। किसने दी थी? ये बगदाद के खलीफा ने दी थी। ठीक है, इसके दरबारी इतिहासकार और उनकी पुस्तकें कई बार पूछी गई हैं। जैसे उत्वी है, ये इसका शाही इतिहासकार था और तारीख यामनी और है ना, इसकी ये पुस्तक है। ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी है, ये इसी के दरबार में था। अल-बुरनी ने तहकीक हिंद लिखी और बेहाकी, ठीक है, ये इसके दरबार का बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके बारे में जो लेनपूल हिस्टोरियन है, अंग्रेजी हिस्टोरियन है, वो इसे पूर्वी श्री पेपी की उपाधि देते हैं। इसकी जो रचना है वो तारीख ए बेहाकी है। इसकी रचना कौन सी है बच्चों? तारीख ए बेहाकी है। अब देखो एक बात समझ लो आप, इसके एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बना हुआ है और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इतिहास अगर कहीं पूछा गया हो। इसमें आरओ, यारो, पीसीएस, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी सारे किताबों का कलेक्शन है इसमें। अब आपको इकट्ठा कहीं 10 किताब लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कंसाइज करके मैंने इसे बना दिया है, टू द पॉइंट बना दिया है। वीडियो देख लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और देखिएगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आपके नोट्स में जरूर होगा, आपके लेक्चर में जरूर होगा। ठीक है, तो 4 हम यहां पर इतिहासकारों का जिक्र कर रहे हैं।
उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी और बैहकी। तो क्या है, उत्बी की पुस्तक है तारीख है यामिनी, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, अलबरूनी की है तहकीक हिंद और बैहकी की है तारीख है बैहकी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। अब यह बात पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था, भाई कि आक्रमण क्यों कर रहा था। उसे अपनी राजधानी को विश्व स्तर का बनाना था। तो पैसे की आवश्यकता थी, वो सूखा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है ना, तो वहां पर ज्यादा उत्पादन होता नहीं है। ट्रेड के माध्यम से जो वहां से लोग गुजरते थे उनसे टैक्स वसूल करके और लूट करके ये लोग अपना गुजार गांठ करते थे। धन को लूटना मेन उद्देश्य था, ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके गजनी को बनाने के लिए, और इस्लाम का प्रचार। ये दो प्रमुख उद्देश्य हैं। अब महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। इसमें प्रमुख आक्रमण आप जरूर समझ लीजिएगा। 1001 में हिंदुशाही शासक जयपाल को इसने पराजित किया था और 1000 के आसपास ही इसने पंजाब पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। 1002 में पेशावर के निकट हिंदुशाही शासक जयपाल को पुनः हराया और उसकी राजधानी बेहिंद पर इसने अधिकार कर लिया था। 1003 में उच्च के शासक बजरा को हराया। 1005 में भाटिया, शायद जो भेड़ा है, उस पर आक्रमण किया। 1006 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1007 में भटिंडा के शासक सुखपाल को हराया। 1011 में थानेसर पर आक्रमण किया और चक्र स्वामी मंदिर को उसने लूट लिया था। ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, कौन कौन सा मंदिर उसने लूटा है। 1012-13 में शाही राज्य को उसने शाही राज्य पर आक्रमण किया और आनंद पाल उस वक्त वहां का शासक था। 1014 में इसने थानेसर पर पुनः कब्जा कर लिया। 1015 में कश्मीर पर इसने आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण विफल माना जाता है। तो एक बार बता रहा हूं, आपको सारे आक्रमण याद नहीं है, पहला याद कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 1003 वाला उच्च के शासक में मुल्तान का आक्रमण याद कर लीजिए और ये वाला याद कर लीजिए। मुझे लगता है अगर पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है, और आप जब पढ़ रहे तो एक फास्ट रिवीजन के तहत इसको देख लीजिएगा। 1018 में ये इंपॉर्टेंट है, बरन और मथुरा पर। बरन मतलब आज का जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर है, इस पर इसने आक्रमण किया था और मथुरा पर आक्रमण किया। 1025-26 में सोमनाथ पर आक्रमण किया। यह इसका बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब हुआ है। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण था, 17वां आक्रमण था, और यह जाटों और खोखरों के खिलाफ था, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर का सामान लूट के लेके जा रहा था तो इन लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की और इसके पैसे को लूटने की कोशिश की थी, तो ये दंडित करने आया था। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से आपने इस खंड में, दूसरे खंड में क्या पढ़ा, गजनवी वंश पढ़ा, यामिनी वंश पढ़ा, महमूद गजनवी के आक्रमण की जानकारी ली है। चलिए आगे चले। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, ठीक है। देखो इसकी जो आक्रमण की जानकारी है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में भद्रू में मिलती है, तो सोर्स जरूर मालूम होना चाहिए आपको। इसने मुल्तान यानी के करामती जो लोग थे, ये पूर्व के बौद्ध थे, इनको हरा करके 1015 में इसने मुल्तान को जीत लिया था। अब ये देखो, ये इस तरह से ये है, और पहली बार इसने आक्रमण किया तो बोलन दर्रे का प्रयोग किया था। ये तो मुल्तान है, जो मुल्तान यहां पर जीत लिया, मैं लिख देता हूं मुल्तान, ठीक है। पहली बार इसने किस दर्रे का प्रयोग किया था भारत में आक्रमण के समय? बोलन दर्रे का, यानी बोलन दर्रे का इसने प्रयोग किया भारत पर आक्रमण के लिए पहली बार। ओ सॉरी, मैं गलत भूल गया, गोमल दर्रा है, गोमल दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा है? गोमल दर्रा है, ठीक है। और डेरा इस्माइल खां होते हुए इसने भारत में प्रेस किया था। उच्च की बात करें तो 1176 में उच्च को जीतकर नसरुद्दीन ख्वाजा की इसने वहां पर नियुक्ति की थी। 1178 में मोहम्मद गोरी को अनिलवाड़ा के शासक भीमदूती ने पराजित किया था, ये कई बार है, और भारत में सबसे पहले पराजित करने वाला शासक मोहम्मद गोरी को कौन है? भीमदूती है, या मूल राजदूती भी लिख लीजिएगा, मूल राजदूती, दोनों में से कोई एक आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला पहला जो शासक है वो आपका है मूल राजदूती, ये ज्यादा पूछा जाता है। 1179 में ये जब पराजित हो गया तो उसने फिर ऊपर हिस्से से, यहां से पंजाब पर आक्रमण करके, यहाँ इस वाले इलाके में, पंजाब वाले इलाके में कहा कि मैं अपनी स्थिति को मजबूत करता हूं और फिर भारत में आक्रमण करूंगा।
ठीक है। तो 1179 में पंजाब के रास्ते मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार कर लिया था। अब इसके कौन कौन से आक्रमण है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। आजकल इसी टाइप के प्रश्न बन भी रहे हैं। पेशावर को 1179 में जीता, लाहौर को 1181 में जीता, देवल बेजस ने 1182 में की थी, और गजनवी सत्ता का जो अंत किया था 1186 में इसने किया था। और तब वहां का शासक खुसरो था, ये गजनी शासक था खुसरो शाह, और इसे अंतिम रूप से इसे पराजित कर दिया था। वहां पर ये बालावान दुर्ग में इसे पकड़ लिया, खुसरो शाह को रख दिया, और वहां पर उसकी फिर हत्या हो जाती है। लाहौर में अली कर्मक को इसने नियुक्त किया था। ये तो इसका आरंभिक वजह थी। अब बहुत महत्वपूर्ण है तराइन का पहला युद्ध। कौन सा है? तराइन का पहला युद्ध है 1151 में हुआ था। 1189 में भटिंडा की विजय के पश्चात मलिक जयउद्दीन तुर्की को उसने वहां पर नियुक्त कर दिया था। अब हुआ क्या, भटिंडा चौकी थी पृथ्वीराज चौहान की। अब जब बॉर्डर पे आ गया तो स्वाभाविक है कोई बॉर्डर पे और आपके ही चौकी को लूट ले और अपना वहां पर राजदूत रख दे या अपना शासक बना दे, तो ये तो चुनौती थी ना। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का पहला युद्ध हुआ। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज जो चौहान है इन्हें क्या कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है। इनकी उपाधि क्या है? राय पिथौरा है। इसके लिए मैंने बताया ना, मैंने मोहम्मद गौरी विजय का एक स्पेशल एपिसोड ही बना के दे दिया है। क्योंकि ये मैराथन है और मैं बहुत फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जल्दी रिवीजन का मौका मिल जाए, आप जल्दी रिवाइज कर पाए। ठीक है। तो तराइन का जो पहला युद्ध है, इसको इधर ही ले आते हैं। तो किस किस के बीच में हुआ? तो ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के साथ हुआ था मोहम्मद गौरी का, और इसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हो गया। ठीक है। दिल्ली के शासक खंडेराव जो कि सेनापति भी थे किनके? पृथ्वीराज चौहान के, और वो बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। तो और इस बात का उल्लेख मिन्हाज उस राज ने अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है। और तारीख फरिश्ता में भी किया गया है कि ये पहला युद्ध हार गया था और कैसे ले देकर के एक खिलजी सैनिक ने इसको बचाया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार विजय के पश्चात राय पिथौरा आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए। ईसामी ने लिखा कि मोहम्मद गौरी ने तैयारी की और इसका बृहद विवरण तारीख फरिश्ता में भी मिलता है। यानी ईसामी तारीख फरिश्ता, ईसामी भी जो है वो अपनी पुस्तक में, और तारीख फरिश्ता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद गौरी अब तैयारी के साथ वापस आया था। तो ध्यान, तराइन के पहले युद्ध में कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। ठीक है। अब हुआ दूसरा युद्ध, और ये हुआ 1192 ईस्वी में। यह भी किसके बीच में हुआ? यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। ठीक है। और इसमें जो अब इस बार जीत हासिल हुई वो किसको हुई? मोहम्मद गौरी को। ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। युद्ध स्थल पर ही सेनापति खंडेराव मारे गए। ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने करवा नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। किसका? करवा, पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध इसके गुलाम थे जो इसके साथ आए थे, खारबक, खामेल, इलाहा, मुकलवा, एलदोच, ऐबक और कुबाचा। इनकी याद कर लीजिएगा। खारबक, खामेल, इलाहा, मुकलवा, एलदोच, ऐबक और कुबाचा। इसकी मृत्यु के बाद में इन तीनों के बीच में इसका साम्राज्य बटा था, एलदोच, ऐबक और कुबाचा के बीच में। ठीक है। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया। कुछ समय के बाद विद्रोह करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। उनके पुत्र गोविंद राय को शासक बनाया गया। दिल्ली के शासक खंडेराव के पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया दिल्ली में। कहने का मतलब है यहां हरा करके अपनी सत्ता स्थापित कर उन्हीं के लोगों को यहां पर शासन में बैठा दिया गया। और इस बात की जानकारी कौन देते हैं? हसन निजामी आपके देते हैं। अब इस बात की आर्कियोलॉजी से पुष्टि भी हो जाती है। कैसे? तो सिक्का मिला हुआ है, और सिक्का मोहम्मद गौरी का मिला है ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के संयुक्त सिक्के मिले हैं, और उस पर श्री मोहम्मद शाम लिखा है।
क्या है, श्री मोहम्मद साहब और देवनागरी में लिखा। साथ ही इसमें लक्ष्मी वाले सिक्के मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। तो इस तरह से ही मालूम पड़ा था कि ये अधीनता स्वीकार राजपूतों ने यहां पर कर ली थी। संस्कृत ग्रंथ युद्ध विधि विध्वंस से भी जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली थी और संयुक्त रूप से सिक्के चलाए थे। तो इस तरह से ये आपका साहित्य है और ये आपका सिक्का यानी आर्कियोलॉजी है, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि उन्हें तत्क्षण नहीं मारा गया था, बाद में जब विद्रोह किया द्वारा तब वहां उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब चंदावड़ का युद्ध 1194 में, और ये हुआ था कन्नौज के जो शासक हैं, ठीक है, कन्नौज शासक थे जयचंद। ठीक है, तो 1194 में मोहम्मद गौरी की जो लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, किसके साथ होता है, जयचंद के साथ होता है। और ये गहरवाल वंश के थे। किसके, गहरवाल वंश के थे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और असनी के किले को लूट लिया जब हार गए, और ये अपने युद्ध स्थल में ही जयचंद मारे गए, और इनका जो खजाना था वो असनी किले में रखा हुआ था, और पूरा राजकोष लूट लिया गया। ठीक है, फिर बनारस को लूटा, ये उनकी दूसरी राजधानी थी जयचंद की। उसके बाद जो 1202 में विजय की, कहां की, बुंदेलखंड की, और चंदेल शासक परमारदेव थे, जिनके बारे में आपने सुना होगा। इन्हीं के सेनापति थे आला और उदल, है ना। और इन्होंने अपनी राजधानी कहां बना ली थी, कालिंजर बना ली थी। बहुत अच्छा किला था, आज भी बहुत शानदार किला है ये। और महोबा के रहेलिया स्थित सूर्य मंदिर को भी लूट लिया था, और इसमें ये जो विजय की थी वो इसके गुलाम ऐबक ने की थी। ठीक है, अब बिहार विजय की बात करें तो बिहार विजय के लिए उसका ये जो गुलाम है वो है बख्तियार खिलजी। इसने 1202 ईस्वी में नालंदा बौद्ध विहार को जला दिया था। उसके बाद इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार को जलाया, उदंतपुरी विहार को नष्ट किया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय बौद्ध भिक्खु धर्म सुमन जब नालंदा आए थे तो वहां के शिक्षकों से संपर्क उन्होंने किया था। तो ये पूरी तरह से तो नष्ट हो ही गया था, लेकिन कुछ लोग वहां पर बौद्ध भिक्षु रह रहे थे, और इस बात की जानकारी हमें इल्तुतमिश के समय मिलती है जब धर्म सुमन बौद्ध भिक्षु नालंदा आते हैं। तिब्बती लेखक है तारानाथ, उनके अनुसार नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। 1202 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु शाक्य श्रीभद्र उदंतपुरी और विक्रमशिला आए थे और उन्होंने इसे उजड़ा हुआ पाया था। तो कौन कौन से बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा है कि ये नष्ट हो गए थे और बख्तियार खिलजी या यवन के द्वारा इनको नष्ट कर दिया गया, तो उसमें नाम कौन कौन से आते हैं, धर्म सुमन इनका नाम आता है, तारानाथ का नाम आता है, बौद्ध भिक्षु शाक्य श्रीभद्र उदंतपुरी इनका आता है ना। 3 लोगों ने इस बात का उल्लेख किया है। बंगाल विजय की हम बात कर लेते हैं। तो बंगाल विजय के लिए भी बख्तियार खिलजी है, और उसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, और उसकी जो राजधानी नादिया लखनऊ थी, इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये बंगाल विजय थी 1204 में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई है, तो 15 मार्च 1206 में खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी दमयक नामक स्थान पर, जब ये नमाज पढ़ रहा था, नियता था, मार दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने गहरवाल शासक जयचंद के सिक्कों की तर्ज पर लक्ष्मी और नंदी के चित्र चलाए थे। इसके सिक्कों पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम भी लिखवाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखवाया था मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर। और 56 ग्रेन के दिल्ली वाला सिक्का जारी किया था। ध्यान रखना, कई बार आया है दिल्ली वाला सिक्का किसने जारी किया था, तो उसका आंसर है मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, आप वो नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, अब वो ये नोट्स है वो आपका 712 से लेकर के 1206 तक है। ठीक है, यानी इसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मोहम्मद गौरी तक, क्या मोहम्मद गौरी तक का इतिहास का उल्लेख है। मैंने चूंकि इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है, सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज अगर देखना हो तो मेरे और भी वीडियो है, जैसे मोहम्मद गौरी का कैसे आक्रमण हुआ उसमें डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और
कमेंट बॉक्स में उसकी देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप LT ग्रेड, ठीक है, और GIC, UPPCS और RO और ARO मेंस, अगर ये 4 फॉर्म है तो उसके लिए मैंने बैच लॉन्च कर दी है। इतिहास को लेकर के भी लॉन्च कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा। और आज 1 सितंबर से मैराथन क्लास चल रही है, ये 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी, ठीक है। ये UPPCS के लिए और RO और ARO मेंस के लिए 35 दिन में पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं, 35 डेज में। और ऐसा तो कह ही दूंगा कि आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।